ढाका में तो खालिदा जिया के बेटे छा गए, लेकिन मुनीर की जमीयत भारत के बॉर्डर तक आ गई। बांग्लादेश में नई सरकार बनने जा रही है। जैसा माहौल बनाया जा रहा था, उसके उलट जमाते इस्लामी ढेर हो गई। कट्टरपंथी इस्लाम को बांग्लादेश की आवाम ने नकार दिया, लेकिन पाकिस्तान परस्त जमाते इस्लामी ने भारत की सरहद सटे बड़े इलाकों पर कब्जा कर लिया है। भारत के लिए इसके क्या मायने हैं, इस रिपोर्ट में समझिए। 13 फरवरी की सुबह जारी हुआ बांग्लादेश का ये नक्शा भारत में ट्रेंडिंग क्यों है? मोहम्मद यूनुस जा रहा है, रहमान छा रहा है और जमात भारत के बॉर्डर पर आ रहा है। इंडियन जो हैं वो बड़े अपसेट है, इसलिए ये जमाते इस्लामी हमारे बॉर्डर पे है। दिल्ली से ढाका एक फोन कॉल, इस्लामाबाद क्यों लाल? बांग्लादेश में रहमान, दिल्ली के लिए क्या पैगाम? खालिदा जिया के वारिस तारिक रहमान बांग्लादेश में छा गए। 2/3 से ज्यादा बहुमत लेकर उनके पीएम बनने का रास्ता एकदम साफ है। तारिक रहमान के मुकाबले में उतरे जमाते इस्लामी के शफीकुर रहमान का ढाका से दूर दूर तक सुपड़ा साफ हो गया। लेकिन भारत के लिए मुश्किल यह है कि कट्टरपंथी इस्लामिक जमात भारत की सरहदों पर आकर बैठ गई। इस नक्शे को देखिए, हरे रंग में जो जगहें दिखाई गई हैं वो जमाते इस्लामी की जीती हुई सीटें हैं। शफीकुर रहमान की पार्टी जमात ने कुल 76 सीटें जीती हैं। इनमें से 19 सीटें तो अंदरूनी बांग्लादेश की हैं। बाकी की 57 सीटें भारत से सटे सरहदी जिलों की हैं। यानी पश्चिम बंगाल से लेकर असम और मेघालय तक भारत के सामने जमात ही जमात है। तो क्या ढाका से बेदखल हुई जमाते इस्लामी अब भारत के बॉर्डर पर अपनी सियासत करेगी? जमाते इस्लामी की सियासत का मैदान कहां पर है, यह तो सभी को पता है। शफीकुर रहमान की पार्टी जमाते इस्लामी की जड़ें पाकिस्तान में ही हैं। जमात ने 1971 में बांग्लादेश की आजादी का विरोध किया था और पाकिस्तानी फौज का साथ दिया था। जमाते इस्लामी के खिलाफ खालिदा जिया भी थी और शेख हसीना ने तो इसे बैन ही कर दिया था। सिर्फ जमाते इस्लामी नहीं, बांग्लादेश में जीत कर आया एक और चेहरा परेशानी बन सकता है। वो है हसनत अब्दुल्ला, जिसे भारी जीत मिली है। हसनत अब्दुल्ला शेख हसीना विरोधी प्रदर्शनों का नेता था। सरकार विरोधी आंदोलन के दौरान और चुनाव प्रचार में भी हसनत ने भारत के खिलाफ नफरती बयानबाजी की थी। हसनत को 1,10,000 से ज्यादा वोटों से जीत मिली है। हालांकि अच्छी बात यह रही कि भारत के खिलाफ नफरत की सियासत को बांग्लादेश की आवाम ने भारी बहुमत से नकार दिया है। संसद की 300 सीटों पर हुए चुनाव में तारिक रहमान की बीएनपी को 216 सीटें मिली हैं। शफीकुर रहमान की जमात को 76 सीटें मिली हैं और जमात की गठबंधन पार्टी एनसीपी को सिर्फ 7 सीटें मिली हैं। एनसीपी वही पार्टी है जो शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद बागी छात्र गुटों ने बनाई थी और इसी पार्टी से जीतकर भारत के खिलाफ जहर उगलने वाला हसनत अब्दुल्ला अब बांग्लादेश की संसद में बैठेगा। जमात और उसकी पाकिस्तान परस्त नफरती पार्टनर एनसीपी ढाका के तख्त तक तो नहीं पहुंच पाए, लेकिन भारत के सामने सवाल यह है कि क्या ये दोनों मिलकर भारत के पूर्वी बॉर्डर पर भी एक पाकिस्तान खड़ा कर देंगे? मोहम्मद यूनुस का करीब 2 साल का दौर बीत चुका है। इस दौरान बांग्लादेश में हर वो मुमकिन कोशिश की गई कि भारत के साथ 1971 वाले रिश्ते तोड़कर फेंक दिए जाएं, भारत के खिलाफ नफरत का बाजार लगाया जाए, लेकिन बांग्लादेश की आवाम ने नफरत की सारी दुकानों पर ताला मार दिया। अब ये फैसला तारिक रहमान को करना है कि बांग्लादेश को भारत दोस्त की तरह देखे या फिर बांग्लादेश की सरहदों पर फिक्रमंद रहे। कहा जा रहा है कि तारिक रहमान
15 फरवरी को शपथ लेंगे। पीएम मोदी ने अपनी ओर से पहल कर दी है। जीत के बाद तारिक रहमान को फोन करके बधाई दी है और अपना संदेश सोशल मीडिया पर भी डाला है। मोदी ने लिखा है कि भारत और बांग्लादेश के बीच गहरे ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध हैं। भारत दोनों देशों के लोगों की शांति, समृद्धि और विकास को लेकर प्रतिबद्ध है। ढाका में मोदी की फोन कॉल और इस संदेश ने इस्लामाबाद में चल रहे जश्न को एक झटके में स्टॉप कर दिया है। तारिक रहमान को शेख हसीना की अवामी लीग बैन होने का पूरा फायदा तो मिला ही, लेकिन इससे भी ज्यादा फायदा मिला जमाते इस्लामी की मौजूदगी से। जमात के चीफ शफीकुर रहमान के कट्टरपंथी बयानों ने बांग्लादेश के वोटर के सामने ज्यादा चॉइस ही नहीं छोड़ी थी। शफीकुर रहमान ने बार बार अपने बयानों में शरीयत का हवाला दिया था, महिलाओं के अधिकार खत्म करने जैसी बातें की थी, महिलाओं के रोजगार और घर से बाहर निकलने को लेकर भी बेहद शर्मनाक बयान दिया था। शफीकुर रहमान की इस कट्टरपंथी इस्लामिक सोच ने बांग्लादेश के वोटर को ये यकीन दिला दिया कि अगर जमात सत्ता में आई तो उनका मुल्क दूसरा पाकिस्तान बनते देर नहीं लगेगी। हालांकि जमात के सफाई के बावजूद पाकिस्तान अभी भी उम्मीदें लगाए बैठा है। बांग्लादेश चुनाव में कुल 83 महिला उम्मीदवार मैदान में थी, लेकिन इनमें से सिर्फ 7 को जीत मिली। सबसे दिलचस्प बात यह है कि जीतने वाली 7 महिलाओं में से 6 तारिक रहमान की पार्टी बीएनपी से हैं, जबकि जमात ने तो एक भी महिला को टिकट नहीं दिया। लेकिन बांग्लादेश के वोटर ने एनसीपी और बाकी छोटे दलों की महिला उम्मीदवारों पर भी यकीन नहीं किया। ऐसा तब है जब बांग्लादेश में पिछले करीब 3.5 दशक से महिला ही सत्ता के शिखर पर रही। शेख हसीना और खालिदा जिया के बीच सत्ता का बंटवारा चलता रहा। लेकिन पाकिस्तान को खालिदा जिया का दौर बड़ी शिद्दत से याद आता है, क्योंकि खालिदा जिया के दौर में ही पाकिस्तान और बांग्लादेश के रिश्ते का टूटा हुआ धागा पहली बार जुड़ा था। खालिदा जिया के पीएम रहते परवेज मुशर्रफ ढाका दौरे पर आए थे। 1971 के बाद 2002 में पहली बार कोई पाकिस्तानी नेता बांग्लादेश आया था। बतौर पाकिस्तानी राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ 3 दिन के दौरे पर बांग्लादेश आए और उन्हें 21 तोपों की सलामी दी गई थी। शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग ने इसका जोरदार विरोध किया था। खालिदा जिया के दौर में पाकिस्तान ने बांग्लादेश में जो घुसपैठ की थी, उसी की उम्मीद अब वो खालिदा जिया के सियासी वारिस तारिक रहमान से लगाए बैठा है। जनरल मुनीर और शरीफ सरकार ने बांग्लादेश में अपनी जमीन तैयार करने के लिए बीते करीब 2.25 सालों में एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। ढाका में शेख मुजीब के पुतले जब गिराए गए तो सबसे ज्यादा जश्न रावलपिंडी में ही मना था। जनरल मुनीर ने पाकिस्तान में डेमोक्रेसी के नाम पर 2024 में एक तमाशा करवाया था। चुनाव के नाम पर 25 करोड़ पाकिस्तानियों को धोखा दिया था। इमरान खान की पार्टी बैन करने के बावजूद उसके निर्दलीय उम्मीदवार बहुमत से जीते थे। फिर भी डंडे के जोर पर मुनीर ने नतीजे बदलवाए और शरीफों को जबरन सत्ता में बिठा दिया। बांग्लादेश में भी शेख हसीना की पार्टी को बैन किया गया, लेकिन उसके बाद तारिक रहमान को चुनाव जीतने के लिए अपने जनरल या उसकी फौज की जरूरत नहीं पड़ी। अब देखना है कि प्रधानमंत्री बनने के बाद तारिक रहमान पाकिस्तानी जनरल से कितने ऑर्डर लेते हैं। भारत के पूर्वी दरवाजे पर बैठी मुनीर की जमात को तारिक रहमान कितनी छूट देते हैं या कितनी नकेल डालकर रखते हैं, भारत और बांग्लादेश के भविष्य के रिश्तों का लिटमस टेस्ट यही होगा।